सारे एग्ज़ाम सेल्फी के जितने भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है सभी आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो आपका लूसेंट का है जितना भी है उसको हम पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक, देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी यह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बायोलॉजी का अर्थ होता है कि जीवन का अध्ययन। ठीक, जैसे कि बायो मतलब लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम लैमार्क ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेवी रेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं क्या है भाई। पहला है कि एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। ये माइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। अब आपका है इकियथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। फिर आपका है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफ्योलॉजी, सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। चलिए तो आगे हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट में, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में बांट दिया गया। पहला जंतु समूह, दूसरा क्या है, वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित कर दिया। कौन? लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में। ठीक है, अब लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली या जो सिस्टम शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण सिस्टम की नींव पड़ी, प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टोक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्वीप जगत वर्गीकरण का अध्ययन अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इनके अनुसार निम्नलिखित 5 जगत हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, कवक, जंतु। समझ में आपको आया? पहला क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे मोनेरा के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, पादप, कवक, जंतु के बारे में। देखिए मोनेरा क्या होता है। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। ठीक है, अब प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एकोशिकीय, प्राय जलीय, एक्वाटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित ये गलीना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आ जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे पादप के बारे में। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कवक के बारे में। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। किसकी? कवक की। ठीक है, जंतु,
इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है, मतलब जाति है। ठीक है, चलिए तो हम आगे देख लेते हैं। जीवों के नामकरण की द्विव नाम पद्धति, मतलब जीवों का जब हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनका दो नाम होगा। ठीक है, सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहते हैं, ने जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया और किन्हें हम फादर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कैरोलस लिनियस। अब देखिए आगे, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति। वंश तथा जाति नामों के बाद उसे वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस नई जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ रहे हैं। चलिए आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। पहले हम समझेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन परभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। भौतिक आधार किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड, साइटो मतलब सेल। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्या होगा, जो आपका सेल होगा, सेल के अंदर होता है प्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियो, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों मिलकर के कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ये दोनों मिल करके क्या करता है, आपको प्रोटोप्लाज्म देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर के बना होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें पहला ऑक्सीजन होते हैं जो 76% होते हैं, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य को कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। इसका मतलब समझे कि जीव द्रव्य में वैसे जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो क्या होगा, 81, और जिनमें कार्बन का मात्रा हो क्या होगा, 19। समझ में आया आप सभी को। चलिए अब पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जीव द्रव्य में कितना होगा, तो 81.19। ठीक है, ये किसका होगा भाई, जिसमें कार्बन नहीं होगा, मतलब नॉट कार्बन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलेंगे। अब देख लेते हैं किसके बारे में, तो सेल के बारे में। सेल क्या होता है भाई, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया। तो ये पहली बार जो कोशिका को देखा, कोशिका को किस फॉर्म में देखा, मतलब मृत के फॉर्म में कि जीवित के फॉर्म में, तो जीवित के फॉर्म में। ठीक है, लीवेनहॉक ने देखा था जीवित की। और जो मारा हुआ कोशिका था सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब देखिए कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना। जो सेल के बारे में स्टडी करेंगे उसमें क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है।
सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ओस्ट्रिच एग की कोशिका है। ठीक है, इतना बातें समझ में है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आगे हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में मिथियस स्लाइड ने और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पहली बार रडोल्फ विर्थु 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला है कि जो सभी जीव हैं कोशिका व कोशिका उत्पाद से बना होता है। सभी कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। मान लीजिए कि केंद्रक नहीं होगा तो फिर आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि क्या आगे बनाना है क्या नहीं बनाना है, इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं मिल पाएगा। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है प्रोकैरियोटिक, एक क्या होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिनके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इस घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में क्या होती है, ऐसी कोशिका नहीं होती है। ठीक है, मतलब सॉरी, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। कैसी कोशिका भाई? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे हम देख लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए देखेंगे हम कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, क्या होता है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली की आवरण केंद्रक, आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या बोल रहा है कि जो केंद्रक होता है स्पष्ट रूप से दोहरी झिल्ली से घेरा हुआ मिलता है, इस जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियोलस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। दोस्तों ये पहली वीडियो है तो थोड़ा हो सकता है कि इधर हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो अगली वीडियो आएगी, एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं सोचूंगा कि मतलब मैं पढ़ा करके अपलोड करूँ। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, तो कोशिका भित्ति के हिसाब से बात करेंगे तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति, मतलब यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, कह रहा था प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यहाँ उपस्थित। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित, उपस्थित। राइबोसोम 70S 80S। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S मतलब ये छोटे छोटे आपके जो भी यूनिसेलुलर है इसमें पाया जाएगा, और 80S जो बहुत बड़े मतलब प्राणी है उनमें पाया जाता है। ठीक है, गोल्जी काय अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, उपस्थित। लाइसोसोम अनुपस्थित, उपस्थित। डीएनए एकल सूत्र के रूप में, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कोशिका केंद्रिका केवल एक तंतु होता है, कुछ कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होता है, उपस्थित। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, उपस्थित। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों टाइप का होता है। तो मेरे हिसाब से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ेंगे हम कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। पहला क्या है? सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में मदद करता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति, ये क्या क्या होता है? पेप्टिडोग्लैकेन का बना होता है। ठीक। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन
कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे हम। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारक काय सेंट्रोसोम, इसकी खोज बुबोरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में अध्रु का निर्माण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिका व जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है। इसे चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है। उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती हैं। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्तर हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। ईयर का मुख्य कार्य क्या है, ये हम यहाँ से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।